गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। जा रही है मेरी आवाज आप लोग को? हाँ, यस यस। आज हम आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में हम आज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे, है ना? ओके। हाँ, अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे। उसमें सबसे पहले आपको बताएंगे, है ना, ज्योग्राफी का ये बेसिक चीज है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर पता नहीं है तो ज्योग्राफी समझना मुश्किल हो जाता है। ये बेसिक चीज होती है ज्योग्राफी का, तो इसको सबसे पहले हम आज पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले अक्षांश और देशांतर का कंसेप्ट कैसे आया वो हम जानेंगे, है ना, कि अक्षांश और देशांतर का कंसेप्ट सबसे पहले कैसे आया। देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए ये पृथ्वी है ना, मान लीजिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये है। तो पृथ्वी पे हमको कोई लोकेशन का पता करना है ना, कोई जगह को पता करना है ना, कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। आवाज जा रही है मेरी? यस यस मैम। हाँ, तो कोई लोकेशन कहाँ पे है और कैसे है, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमको अक्षांश और देशांतर को जानना होता है। जैसे कि देखिए, अगर कोई भी सिटी, कोई भी शहर के बारे में पता करना है, जैसे गूगल पे आप सर्च करते होंगे ना कि लोकेशन, पटना का लोकेशन कहाँ है बिहार में, तो अक्षांश और देशांतर से दिखाता होगा कि इतना डिग्री अक्षांश, इतना डिग्री देशांतर पे है, दिखाता है ना। या हाँ, तो यही होता है, अक्षांश और देशांतर को जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है ना, लोकेशन पता चलता है। जैसे जीपीएस सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम होता है ना, जीपीएस सिस्टम से क्या पता चलता है, अक्षांश और देशांतर से उसका लोकेशन पता चलता है। तो ये जो अक्षांश और देशांतर का जो सिस्टम है ना, वो एक काल्पनिक सिस्टम है। काल्पनिक सिस्टम मतलब समझते हैं? काल्पनिक का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक्चुअली में कहीं अक्षांश और देशांतर ड्रॉ किया गया है, मतलब अर्थ पे कहीं खींचा गया है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ओनली क्या है कि हम एक कल्पना, मतलब पूरा दुनिया ना एक कल्पना करती है कि ऐसा है और सब लोग इसको मानते हैं, है ना। बल्कि हम इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन सब लोग इसको मानते हैं, अक्षांश और देशांतर को मानते हैं। इससे क्या होता है, कोई जगह का लोकेशन हम इजिली फाइंड कर लेते हैं ना, इजिली पता कर लेते हैं कि इस जगह का लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम अक्षांश जानना स्टार्ट करते हैं। जब हम अक्षांश पढ़ लेंगे उसके बाद हम देशांतर पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, अक्षांश जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी के सतह पे, ये है पृथ्वी, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के सतह पे, है ना, पूरब से या फिर पश्चिम से पूरब के तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, समझे ना। पृथ्वी के सतह पे, तो पृथ्वी ये है, पृथ्वी के सतह पे पश्चिम के पूरब तरफ। देखिए, आप लोग को पहले डायरेक्शन, दिशा पता है ना, कि जैसे ऐसे होता है, इसको बोला जाता है नॉर्थ, इसको नॉर्थ बोला जाता है, इसको साउथ बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है ईस्ट, इसको वेस्ट बोला जाता है ना, ये पता है आपको। तो पृथ्वी के सतह पे पश्चिम से पूरब के तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को, है ना, अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर हो गया ना, पश्चिम, पश्चिम ये हो गया, और इधर क्या हो गया, पूरब हो गया, है ना, इधर हो गया। तो पश्चिम से पूरब के तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा, मतलब हम एक तो खींच दिए, इसी के पैरेलल हम बहुत सारा भी तो खींच सकते हैं ना, खींच सकते हैं ना। हाँ, हम बहुत सारा खींच सकते हैं। तो ये जितना भी रेखा है ना, ये सारा के सारा क्या है, अक्षांश रेखा है, समझ गए। ये सारा का सारा क्या है, अक्षांश रेखा है। अब देखिए, अब सबसे पहला रेखा हम कौन खींचे थे, मिडिल वाला खींचे थे, बीच वाला खींचे थे ना। हाँ, सबसे पहला रेखा तो हम यही खींचे, मिडिल वाला। इसको बोल दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री अक्षांश, है ना।
0 डिग्री अक्षांश इसको बोला जाता है ना। जैसे ये 0 डिग्री हो गया अक्षांश, इसका दूसरा नाम भी है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत रेखा, इतना सारा इसका नाम है। समझ रहे हैं आप लोग? यस यस। हाँ, तो इसको बोला जाता है विषुवत रेखा या फिर बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब भूमि के मध्य में है ना, ये पूरा हमारा पृथ्वी है, इसके एकदम मध्य में है, बीचों बीच में है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। समझ गए? यस मैम। अब देखिए, हाँ अब ये देखिए, ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट ऊपर, इसके जो जस्ट ऊपर है वो कहीं पे होगा 1 डिग्री है ना, इसके जस्ट ऊपर कहीं पे होगा 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री हो सकता है, फिर इस टाइप से 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस टाइप से है ना। जाते जाते यहाँ पे जो होता है, जो ध्रुव पे जो रेखा होता है, ध्रुव पे जो होता है लैटिट्यूड, वो अक्षांश है ना, अक्षांश रेखा जो ध्रुव पे होता है उसको बोला जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये चीज आपको पता है कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर जितना भी एरिया है ध्रुव तक है ना, विषुवत रेखा से ऊपर जितना भी एरिया है ध्रुव तक 90 डिग्री तक, इसको क्या बोला जाता है पता है आप लोग को? इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। पता है उत्तरी गोलार्ध? यस मैम। विषुवत रेखा से ऊपर जितना भी एरिया है पृथ्वी पे 90 डिग्री तक है ना, इसको ध्रुव बोला जाता है, इसको ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, पता है ना, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा से ऊपर जितना भी एरिया होता है उत्तरी ध्रुव तक का जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा ये एरिया आ जाता है उत्तरी गोलार्ध में है ना। और विषुवत रेखा से नीचे जितना भी एरिया है ये सारा का सारा एरिया 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको लिख दीजिएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश हाँ, इसको बोला जाता है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना। तो विषुवत रेखा से ऊपर जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्रफल है ना, उत्तरी ध्रुव तक वो सारा होता है ये सारा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध। हाँ, उत्तरी गोलार्ध इसको पूरा को बोला जाता है। और इसके नीचे जो एरिया है सारा वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ये जो रेखा है ना विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोले, उसके ऊपर जितना अक्षांश है उसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। जैसे विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री तक जितना भी अक्षांश है ना, ये सारा उत्तरी अक्षांश होगा। और विषुवत रेखा से नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध में है ना, जितना भी अक्षांश होगा उसको बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश रेखा। समझ गए? यस मैम। हाँ, अब देखिए, अब इससे क्या हुआ? एक तो ये हुआ कि हम जान गए कि पहले उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होता है, इतना तो समझ गए? यस मैम। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग को क्या जानना है कि अब अक्षांश अगर हमको पूछा जाता है कि अक्षांश के बारे में लिखे, अक्षांश के बारे में बताएं कि क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जितना भी बताएं हम वो पहले बताना है कि ये 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है ना, ये बताएंगे है ना। 0 डिग्री है ना, ये विषुवत रेखा के ऊपर जो भी एरिया होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण में जो एरिया होता है पृथ्वी पे वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है ना, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हाँ, अब आप क्या देखते हैं कि अक्षांश सारा का सारा इक्वल है, आपको लग रहा है? ये नहीं लग रहा है कि ये सबसे बड़ा अक्षांश है? यस मैम, लग रहा है। हाँ हाँ, विषुवत रेखा जो होता है ना वो सबसे बड़ा अक्षांश होता है ना, इसका लेंथ सबसे बड़ा होता है ना।
अब जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव के तरफ जाते हैं, या तो उत्तरी ध्रुव हो या तो फिर दक्षिणी ध्रुव हो, है ना, धीरे धीरे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं या विषुवत रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, क्या होता है कि अक्षांश, हर एक अक्षांश क्या होता है, लेंथ में छोटा होते जाता है। देख रहे हैं ये विषुवत रेखा से ये छोटा है, उससे छोटा ये है ना, सब छोटा छोटा होते होते, है ना, धीरे धीरे छोटा होते होते क्या है, बीच जब लास्ट आता है ध्रुव पे एक पॉइंट मात्र बच जाता है, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट मात्र बच जाता है ना। वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में भी है, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी है ना। अब देखिए, तो हम लिख सकते हैं ना कि लिख सकते हैं कि अक्षांश के लंबाई, अक्षांश का जो लंबाई होता है विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ आने पर क्या होता है, घटते जाता है, कह सकते हैं ना। यस मैम। घटते जाता है, हाँ, ये हो गया। और फिर हम बता सकते हैं ना कि अक्षांश का ये लेंथ घट रहा है ना, और फिर हम बता सकते हैं क्या, और इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, अगर पूछ दिया जाए, कोई पूछ दे आपसे कि टोटल मतलब कुल कितना अक्षांश रेखा है पृथ्वी पे, कुल कितना अक्षांश रेखा है, तो आप कैसे बताएंगे, आप तो कैसे बताएंगे इसको, आप यही बोलेंगे ना कि 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री से 90 डिग्री वो हो गया, तो मतलब टोटल 90 हो गया उत्तरी गोलार्ध में, है ना, और 0 डिग्री से नीचे टोटल 90 हो गया दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, 90 हो गया, तो 90 और 90 180 हो गया। लेकिन करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे ना। और ये क्वेश्चन जनरली पूछ दिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, समझे ना। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम कैसे जानेंगे, देखिए कैसे हमको समझना है कि टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखा, है ना, कुल अक्षांश रेखा पृथ्वी पर कितना है, इसको जानने के लिए पहले आप देखिए, आप 0 डिग्री से चलना शुरू करेंगे 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री से जब 0 डिग्री से चलना, तो आपको क्या लग रहा है, आप 0 डिग्री को ऐड कर रहे हैं, आप तो 1 से ऐड कर रहे हैं ना, 1 से 90 जा रहे हैं, 0 को कहाँ आप ऐड कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं ऐड, नहीं लग रहा है ऐसा आप लोग को। यस यस मैम। आप 0 डिग्री से जब चलना शुरू करते हैं तो 1 आता है, तो 1 से 90 भी तो 90 होता है, आप 0 से क्यों 90 जा रहे हैं, 0 फिर तो काउंट हो ही नहीं रहा है ना। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक जाएंगे, तो ये 90 तक जाएंगे तो 90 हो गया, है ना। और फिर जब हम 0 से जब नीचे आएंगे, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, तो फिर 1 2 3 इस टाइप से करके 1 से लेके 90 ये हो गया, तो 90 ये हो गया, और एक इसको ऐड करेंगे ना विषुवत रेखा को। यस मैम। समझ में आ रहा है ना कि हम 1 से ले रहे हैं, 0 से नहीं ले रहे हैं, हम 1 से 90, तो 90 लिखे, है ना। ये किसके लिए हो गया, उत्तरी गोलार्ध के लिए। और फिर 1 से 90 ये किसके लिए हो गया, दक्षिणी गोलार्ध के लिए, है ना। और हाँ, और एक इसको ऐड करेंगे ना 0 डिग्री को, 0 डिग्री को आप ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 1 ऐड किए तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया टोटल 190 181 हो गया ना। यस 181 हुआ, तो 181 हुआ, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हम अक्षांश माने तो अच्छा लगेगा, ये तो बस एक पॉइंट बच जाता है ना 90 डिग्री। क्या किया जाता है, जब अक्षांश को हम काउंट करने लगते हैं, गिनने लगते हैं, तो ये दोनों पॉइंट, इसको अक्षांश नहीं माना जाता है, एक तो पॉइंट है बस, एकदम जब छोर पे जाता है ना, पृथ्वी के जब लास्ट छोर पे जाता है, तो एक अक्षांश ना रह के एक पॉइंट रह जाता है 90 डिग्री, दोनों, ये भी एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, ये भी एक बिंदु के फॉर्म में, है ना, पॉइंट जिसको कह सकते हैं बिंदु के फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं टोटल में से। तो इसमें से 2 अगर हम घटा दिए तो कितना बचा हम लोग को, 179। समझ गए। तो अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ अक्षांश पृथ्वी, टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखा पृथ्वी पे कितना है, तो कितना बताएंगे, 179 बताएंगे ना। यस यस। अब आया समझ में कैसे हुआ जो। अब हम इस चीज को लिखवा दे, समझ में आ गया आप लोग को।
हाँ मैम। हाँ, तो लिखना अब स्टार्ट करिए। लिखिए, पृथ्वी अक्षांश रेखा देके और एरो दीजिए। अक्षांश रेखा देके और एरो दीजिए और लिखिए। अक्षांश रेखा देके एरो दीजिए और लिखिए, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर पश्चिम से पूरब के तरफ, पृथ्वी के सतह पे पश्चिम से पूरब के तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर पश्चिम से पूरब के तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। अभी लिखिए, लिखिए, पृथ्वी के उसके नीचे लिखिए, एरो दीजिए और लिखिए, पृथ्वी के नीचे, लिखिए, पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई अक्षांश रेखा को, अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, या भूमध्य रेखा कहा जाता है, या भूमध्य रेखा कहा जाता है। फिर नीचे एरो दीजिए और लिखिए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक का एरिया, तक का क्षेत्रफल, विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्रफल, उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये वाला एरिया उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और नीचे लिखिए, उसके नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिख रहे हैं ना आप लोग? यस मैम। एक बार दोबारा बोलिए। विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक का एरिया, तक का क्षेत्रफल, तक का क्षेत्रफल, ये जो सारा क्षेत्रफल है ना, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये एरिया उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। समझ गए ना? ओके मैम। हाँ, उसके नीचे लिखिए, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से नीचे, विषुवत रेखा से नीचे 90 डिग्री, मतलब या फिर विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये लिखिए, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव तक का एरिया दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव तक का एरिया, तक का क्षेत्रफल, है ना, तक का क्षेत्रफल दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हो गया, हो गया ना? लिखिए, उसके बाद लिखिए, लिखिए, एक स्टार दीजिए, स्टार दीजिए और लिखना शुरू करिए, है ना। अक्षांश रेखा की विशेषता, अक्षांश रेखा की विशेषता लिखिए और नीचे पॉइंट देके लिखिएगा। अक्षांश रेखा की विशेषताएं, अक्षांश रेखा की विशेषताएं, अक्षांश रेखा की क्या विशेषता है वो जानना है हमको। ओके। है ना? अक्षांश रेखा की विशेषताएं, अक्षांश रेखा की विशेषताएं, अक्षांश रेखा की विशेषताएं लिख लिए? यस मैम। हाँ, नंबर 1 में लिखिए,
है ना। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा, या फिर ब्रैकेट में लिख दिए प्रधान प्रधान, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, उसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। हाँ, उसके फिर नीचे लिखिए, सेकंड पॉइंट में लिखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर, हाँ, तो अब इतना लिखने पे आपको खुद समझ में आना चाहिए। ध्रुव मतलब दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब दोनों ध्रुव की तरफ, है ना। लिखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर, है ना, क्या हो रहा है, लेंथ घट रहा है ना, लंबाई घट रहा है अक्षांश का। तो लिखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर अक्षांश की लंबाई घट जाती है, घटती जाती है। अक्षांश की लंबाई घटती जाती है। अक्षांश की लंबाई घटती जाती है। हो गया मैम। हो गया ना। फिर लिखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा हमेशा एक समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है। देख रहे हैं, इसके मतलब इस टाइप से होता है, एक अक्षांश रेखा फिर दूसरा अक्षांश रेखा, इसकी दूरी ऐसा नहीं कि घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, एक समान दूरी पे है दोनों, है ना। दो अक्षांश, जैसे ये अगर ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री होगा, उसके बीच के जो डिस्टेंस होगा ना, जो बीच का जो दूरी होगा ना, हर जगह एक जैसा रहेगा। जितना यहाँ पे दूरी है उतना ही यहाँ पे भी दूरी होगा, उतना ही यहाँ पे दूरी होगा, मतलब फिक्स दूरी होगा। दोनों के बीच का जो दूरी है वो फिक्स होगा, है ना। वही लिखना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, एक समान होती है। लिख लिए? है ना। और फिर लिखिए, उसके नीचे लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की कुल संख्या, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की कुल संख्या उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की कुल संख्या, आप बताइए कि अब कितना लेंगे, 90 लेंगे? यस। कैसे 90 लेंगे? इसको तो हम पॉइंट माने हैं ना, तो 1 से लेके 90 से एक पहले 89 तक लेंगे ना। 89, हाँ 80, हाँ लिखिए, इसको तो हम पॉइंट मान लिए हैं कि पॉइंट है, जस्ट एक बिंदु है, इसको हम अक्षांश कैसे माने। इतना भी डिस्टेंस रहता, इतना भी लंबाई, इतना भी लंबाई रहता तब ना। इसमें तो लंबाई कुछ है ही नहीं, बस एक पॉइंट है ना। तो फिर कैसे ले, बस एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या, है ना, कितना लेंगे, 89 है, 89। फिर नीचे लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या भी 91 है। ये 89 है, 89 है। फिर उसके नीचे लिखिए, फिर दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या 89 है। लिख लिए? यस मैम। हाँ, फिर लिखिए, पृथ्वी पर अक्षांश की कुल संख्या, अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या। अब बोलते हैं कि हम तो 3 बजे निकले थे, उसके बाद आप पहुंचे होंगे। अरे यार गलती है तो मान लो, हम ही को चिढ़ा रहे हो कि हम 3 बजे के बाद पहुंचे हैं। कुल संख्या क्या लिखे, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या, ऐसे करके लिख दीजिएगा, 89 + 89
और +1, जिसको 1 किसको काउंट किए, विषुवत रेखा को ना, हाँ 1 विषुवत रेखा को एक है ना, ये जैसे 89 यहाँ से ऊपर हुआ ना 89, यहाँ से नीचे Yes. 89, और एक ये हो गया ना विषुवत रेखा, है ना। हाँ। 89 उत्तरी गोलार्ध, 89 दक्षिणी गोलार्ध, और एक विषुवत रेखा है ना, ये कुल मिला के कितना हुआ, 179, 9 है ना। यस वहाँ भी नहीं पहुंचे, प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ गए। यस मैम, बहुत अच्छा से। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब अच्छे से समझ रहे हैं। इसीलिए तो हम भी पढ़ा के देख लिए भाई, हमसे भी पढ़ के देख लीजिए कि समझ में आता है कि नहीं। हाँ ऐसा तो हमको लगता है, हम तो आज तक जितना बच्चा को पढ़ाए सब समझता है, पता नहीं। नहीं मैम, आप अच्छा से पढ़ा रही हैं। अगर देखिए, अगर आप इंडिया का लोकेशन पृथ्वी पे देखिएगा, भारत का लोकेशन पृथ्वी पे देखिएगा, तो क्या, अगर आप सर्च करिएगा ना गूगल पे कि भारत का लोकेशन पृथ्वी पे, है ना, तो आपको डिग्री में दिखाता है, अक्षांश रेखा के बीच दिखाता है। जैसे देखिए, ये तो हम आपको बताए ना कि ये क्या है, उत्तरी, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर सारा उत्तरी गोलार्ध होता है, और विषुवत रेखा के नीचे सारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये फिगर आप लोग बनाए हैं कि नहीं? ये बनाए हैं। फिगर आप बना लीजिए, तभी याद रहेगा चीजें, ऐसे याद नहीं बना रहना। लिए हैं। हाँ आप बना लीजिए। हाँ, तो ये हम बताए थे ना कि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, अब आपको कोई पूछे, है ना, छोटा सा क्वेश्चन कि भारत का लोकेशन कहाँ है, अक्षांश के हिसाब से भारत का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, भारत का लोकेशन क्या है अक्षांश के हिसाब से, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है ना, उत्तरी गोलार्ध। सबसे पहला अगर आपको बात कहा जाए तो सबसे पहले कोई बताएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो आपके दिमाग में वैसे ही स्ट्राइक करना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, विषुवत रेखा के ऊपर है ना। इतना तो समझ में आ गया ना कि विषुवत रेखा के ऊपर है, तो विषुवत रेखा के ऊपर कहीं यहाँ कहीं भी हो सकता है, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर है। ये आपको अक्षांश पढ़ने से पता चला। जब आप देशांतर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा भारत है उसका लोकेशन कहाँ है। जैसे अक्षांश पढ़े तो पता चला उत्तरी गोलार्ध में, है ना, वैसे ही जब देशांतर पढ़ेंगे तो पता चलेगा पूर्वी गोलार्ध में है। तो पूर्वी क्या होता है, पूरब, ईस्ट इधर होता है ना, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो अगर इसको बाइफरकेट कर दे बीच से, ये देशांतर को दिखाता है। हालांकि देशांतर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे पता चलेगा, लिखा रहता है भारत का लोकेशन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, उत्तरी तो ऊपर हो गया विषुवत रेखा के ऊपर, और पूर्वी कहने का मतलब क्या हुआ, ये इधर से, ये अगर इसको अगर इसको इधर से बीच से पृथ्वी को देशांतर में डिवाइड कर दे, इसको यहाँ से, तो इसके इधर वाला पूरब हो जाएगा, इसके इधर वाला पश्चिम हो जाएगा ना। तो उत्तर पूरब कहने का मतलब क्या हुआ, ये एरिया, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे भारत का लोकेशन है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है हमारा भारत। समझ गए, ये हमारा यहाँ पे भारत है। भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इंडिया का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, भारत का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसका आपको लोकेशन बताया रहेगा कि इसका लोकेशन कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट होता है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से इसका क्या होता है, सबसे जिसको बोला जाता है ना भारत का मुख्य भूमि का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। जब इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे कि जो भारत के जो मुख्य भूमि है उसका नीचे वाला पॉइंट है, जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं ना, कन्याकुमारी भारत के जो सबसे नीचे है तमिलनाडु में, यहाँ पे कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी। और ऊपर, सबसे ऊपर है जो क्या है, जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख। तो इसका लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या है, अक्षांश को, यही अक्षांश को दिखा रहा है ना, कि 8 डिग्री 4 मिनट पे है। देखिए, ये भी जान लीजिए कि देखिए, अगर ये अक्षांश रेखा को डिग्री के फॉर्म में लिखा जाता है ना, 8 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस टाइप से लिखा जाता है ना। तो 8 डिग्री और 8 डिग्री के बाद होता है जैसे डिग्री, जैसे आप देखते हैं ना
आवर, घंटा, घंटा में क्या होता है, मिनट होता है ना, मिनट में फिर सेकंड ढूंढते हैं हम लोग। एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60, अब एक मिनट में होता है 60 सेकंड, होता है ना। वैसे ही होता है कि डिग्री, डिग्री के बाद आता है मिनट, है ना, और मिनट के डिग्री होता है, डिग्री के बाद मिनट होता है, और मिनट के बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पे अक्षांश में, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब डिग्री के बाद जो डिग्री से छोटा यूनिट होगा ना वो मिनट होता है, और मिनट से भी छोटा यूनिट जो होगा वो सेकेंड होता है, समझे ना। हाँ। ये चीज आप समझ के रखिए, हालांकि ये सब तो बहुत छोटा ही क्लास में पढ़ने का रहता है ना, 6th में ये सब पढ़ने का रहता है। एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो पढ़े ही होंगे। यस मैम। समझ में आ गया ना, इतना ही रहता है अक्षांश में पढ़ने का हम लोग का। और कोई लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे जो। शायद मेरे से ही काम चल जाता है सबका। देखिए आप लोग भी बोलिए। गहन अध्ययन कर रहे होंगे। हाँ ये भी बात सही है। गहन अध्ययन जब करता है इंसान तो पता ही नहीं चलता है कि कब दिन हुआ कब रात। अब हमको जानना है देशांतर, अक्षांश तो जान गया ना। हाँ अक्षांश रेखा जान गया ना, अब हम लोग को जानना है देशांतर। अब लिखिए, अब देखिए बताते हैं देशांतर के बारे में। देखिए ये हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी ये हमारा है। पृथ्वी पे अभी तो एक रेखा बताए थे कि वैसा रेखा होता है जो क्या होता है, पश्चिम से पूरब के तरफ खींचा हुआ होता है, लेकिन इसके अलावा पृथ्वी पे एक और रेखा होता है ना, है ना, वो उत्तर से दक्षिण के तरफ खींचा होता है। जैसे कि अभी हम बताए थे अक्षांश इस टाइप से खींचा रहता है ना, इस टाइप से अक्षांश खींचा रहता है ना। इसके अलावा एक और रेखा खींचा होता है, उसको देशांतर रेखा बोला जाता है। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने का कहने का मतलब इस टाइप से आता है, उत्तरी ध्रुव से आता है दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है, उत्तरी ध्रुव से आता है दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है। समझ रहे हैं ना। यस जब आप ग्लोब देखते होंगे, ग्लोब देखते होंगे तो इसी टाइप से ग्रिड पैटर्न दिखता होगा रेखा का, है ना। यस इस टाइप से नहीं दिखता है। हाँ जो ये रेखा था वो अक्षांश रेखा था, लेकिन जो ध्रुव को मिला रहा था, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा था, ये जो रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है ये देशांतर रेखा है। समझ गया ना। तो पृथ्वी के सतह पे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। समझ गए। यस मैम। एक धीरज कुमार है कोई, वो लिख रहे हैं आ रहा है समझ में दीदी। वाह अच्छी बात है, समझना ही चाहिए। देखिए हाँ, तो देशांतर रेखा क्या है, पृथ्वी के सतह पे, है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। ये तो हम अक्षांश और देशांतर दोनों को दिखाएं, एक साथ दिखाने का प्रयास किए हैं। यहाँ पे क्या अक्षांश रेखा भी है, ये देशांतर रेखा है। जब आप ग्लोब देखते होंगे तो इसी टाइप का ग्रिड सिस्टम, एक पैटर्न दिखता होगा, जाल, है ना, रेखा का जाल दिखता होगा। हालांकि आप क्या कहीं अर्थ पे जाते हैं, पृथ्वी पे मतलब घूमते हैं कहीं पे, अब यहाँ से पटना गए, पटना से दिल्ली गए, दिल्ली से मुंबई गए, कहीं भी घूमते हैं तो क्या इस टाइप के कहीं रेखा आपको मिलता है ड्रॉ किया हुआ? नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये जंक्शन है ना, ये जंक्शन है। और ये जंक्शन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो हम लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जीपीएस सिस्टम काम नहीं करेगा, सब इसी पे बेस्ड होता है ना। इतना डिग्री अक्षांश, इतना डिग्री देशांतर, इस पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीज का लोकेशन है ना। गूगल जो काम करता है क्या इसी चीज पे काम करता है ना, जीपीएस सिस्टम। हाँ, तो अभी देशांतर बता रहे थे, ये तो दोनों का हम जाल बताए हैं, अक्षांश और देशांतर का। पृथ्वी के सतह पे देशांतर लिखिए और लिखना शुरू करिए। देशांतर रेखा दीजिए और एरो दीजिए।
पृथ्वी के सतह पे उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, पृथ्वी के सतह पे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। लिख लिए? यस मैम। अब देखिए क्या बताए कि उत्तरी ध्रुव तो ये है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मतलब कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है जो रेखा, उत्तरी ध्रुव से चला और दक्षिणी ध्रुव पे जो एंड हो गया, समाप्त हो गया, वो रेखा ये काल्पनिक रेखा है। इसको क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। समझ गया ना? ये हो गया देशांतर रेखा, ये हो गया देशांतर रेखा, है ना। अब देशांतर रेखा का क्या काम है? देखिए, अक्षांश रेखा का काम जितना है ना वो तो ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा का ना इससे भी जबरदस्त काम है। हमारे देश में टाइम का जो वेरिएशन होता है, मतलब अर्थ पे जो टाइम का वेरिएशन होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि देखिए, अभी हम यहाँ हैं, इंडिया में हैं, तो इंडिया में कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ अभी? 3 बज गया। तो 3 बज गया है ना, अभी हम लोग के यहाँ 3 मतलब अब शाम होगा, है ना, इवनिंग के कंडीशन आ जाएगा। अब उन लोग के यहाँ जो हम लोग से पीछे है, जैसे ये जो रेखा है इसको 0 डिग्री मान लिया जाता है, इसके जो आगे वाले होते हैं, है ना, इसके जो पूरब होते हैं इसमें टाइम आगे चलता है, इसके जो पश्चिम होते हैं इसमें टाइम पीछे चलता है। तो जो पीछे टाइम है, मतलब कि अगर हम इंग्लैंड का बात करें कि इंग्लैंड में अभी कितना बजा होगा, है ना, तो हमसे 5.5 घंटा पीछे चलता है। मतलब 5.5 घंटा, 3 से 5.5 घंटा पीछे घटाइए तो कितना बजेगा? अभी हम लोग के यहाँ 3 बजा है, तो 5.5 घंटा पीछे जाइए, कितना बजेगा? 10 बजे होगा। कितना? 10, 9:30 या 10। सोचिए कि अभी, हाँ सोचिए कि अभी उतना बजा होगा। अभी वो लोग मतलब ऑफिस का तैयारी कर रहे होंगे, है ना, ऑफिस जाने का, क्लास जाने का, ये सब तैयारी कर रहे होंगे। तो ये टाइम का जो वेरिएशन होता है ना उसको इंडिकेट करता है कि टाइम कैसे कैसे वेरी करता है ना, किस अर्थ के सरफेस पे टाइम का वेरिएशन कैसे होता है, ये इंडिकेट करता है। क्या 5.5 घंटा तो वो सारे कंट्री में 5.5 घंटे ही रह रहे हैं? नहीं, सारे कंट्री में 5.5 घंटा का अंतर नहीं होता है। जैसे हम इंडिया में है ना, इंडिया के अंदर भी 2 घंटा का डिफरेंस होता है, भले हम लोग को पता नहीं चलता है। वो बताएंगे जब हम इंडिया बताएंगे, इसी में बताएंगे। देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि कितना टाइम लाइन है ना, हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम लाइन होता है ना। जैसे इंडिया का टाइम लाइन है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर है ना जो इंडिया के टाइम लाइन है। अलग अलग कंट्री, यहाँ पे एक ही टाइम लाइन है, 82.5 डिग्री देशांतर है जो इंडिया का टाइम लाइन है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी, इसमें भी होता है पश्चिमी और पूर्वी, समझे ना, है ना। जैसे उसमें था ना उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश था, वैसे इसमें पश्चिमी और पूर्वी होता है, समझे ना। तो देखिए, ये जो है ना, ये जो देशांतर हुआ, ये तो देशांतर जान गए। अब देशांतर का फीचर पहले पकड़िए कि देशांतर कैसा है, देशांतर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देशांतर आप क्या देख रहे हैं, है ना, इसका क्या देख रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हुआ और दक्षिणी ध्रुव पे जाके एंड हो गया। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि इसका लेंथ क्या है। इसका लेंथ नहीं लग रहा है कि सबका लेंथ तो एक जैसा है, उत्तरी ध्रुव से निकला दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो गया, सबका लेंथ इक्वल है, सबका जो लंबाई है वो लगभग सबका इक्वल है कि नहीं है। लेकिन अक्षांश में देखे थे ना कि लंबाई विषुवत रेखा का ज्यादा है, उसे घटते घटते यहाँ पे 0 हो जा रहा है, घटते घटते वहां पे 0 हो जा रहा है। लेकिन वैसा इस केस में वैसा नहीं होता है। देशांतर के केस में, देशांतर के केस में क्या होता है कि ध्रुव से स्टार्ट, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हुआ, दक्षिणी ध्रुव पे एंड हो गया। इसका मतलब है कि सबका, है ना, सबका जो लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, देशांतर का जो लंबाई है ना
वो एक समान है ना। तो देशांतर का लंबाई एक समान है, ये जान गए हम। और दूसरा हमको दूसरा क्या देखना है कि देखिए, अगर हम विषुवत रेखा को यहाँ पे ड्रॉ कर दे 0 डिग्री, विषुवत रेखा को हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो विषुवत रेखा के पास का जो एरिया है, विषुवत रेखा जहां जहां जिस एरिया से विषुवत रेखा क्रॉस करी है, जिस एरिया से विषुवत रेखा गई है, उसके बीच का जो वहां पे दो देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो सबसे ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? हाँ। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे ये डिस्टेंस घटता नहीं जा रहा है? यस मैम। घटता जा रहा है, फिर यहाँ जाके यहाँ पे 0 हो गया है। नहीं लग रहा आपको? यस यस। हाँ, हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाते हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी घटते जाती है ना, और ध्रुव पे जाके 0 हो जाती है। ये भी कह सकते हैं ना? यस। हाँ, तो नीचे लिखिए देशांतर रेखा की विशेषताएं। नीचे लिखिए देशांतर रेखा की विशेषताएं। देशांतर रेखा की विशेषताएं। बोलिए मैम। हाँ, नंबर 1 दीजिए और लिखिए। नंबर 1 दीजिए और लिखिए, दो देशांतर रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है। दो देशांतर रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की लंबाई हमेशा समान होती है। दो देशांतर रेखा के बीच की लंबाई हमेशा समान होती है। लिख लिए? यस मैम। हाँ, नंबर 2 दीजिए और लिखिए। नंबर 2 दीजिए और लिखिए। नंबर 2 दीजिए और लिखिए। नंबर 2 दीजिए और लिखिए, दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पे, विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर घटते जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जा रहे हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी घटते जा रही है। दो देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाने पर घटते जाती है। समझ गए? यस मैम। समझ में आ रहा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा से। अब देखिए अब जैसे आपको बताए थे कि देशांतर रेखा, जो ये अक्षांश रेखा बीच में जो पृथ्वी के बीचों बीच जो ड्रॉ किया गया था, बीचों बीच जो खींचा गया था, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, पता है ना? वैसे ही कहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा भी तो होगा ना? कहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा ना, तब तो 0 से फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप से वेरी करेगा। करेगा ना? अब देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। अगर जो सबसे पहले रेखा खींचा गया
उसको अगर हम 0 डिग्री मान ले, इसको मान ले 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, तो उसके बाद वाला जो रेखा होगा, उसके बाद वाला जो होगा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, ऐसे ही डिग्री जाते रहेगा ना, बढ़ते रहेगा Yes. ना। लेकिन कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? इसको जानने के लिए सबसे पहले देखिए कि जो सबसे बीच वाली जो रेखा है, जो सबसे बीच वाली जो रेखा है ना, जिसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, है ना, इसके जो इसके जो पूर्व साइड होता है, पूर्व साइड होता है, उसको बोला जाता है पूर्वी देशांतर, और इसके जो पश्चिम साइड में जो होता है रेखा, उसको बोला जाता है पश्चिमी देशांतर। तो ये चीज लिख लीजिए, 0, इसको इंडिकेट कर दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर लिखिए। बोलो। 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से पूरब के तरफ के क्षेत्रफल को, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व के तरफ के क्षेत्रफल को पूर्वी गोलार्ध तथा 0 डिग्री से पश्चिम के तरफ के क्षेत्रफल को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर से, है ना, 0 डिग्री देशांतर से पूरब के तरफ, है ना, पूरब के तरफ के क्षेत्रफल को पूर्वी गोलार्ध तथा 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम के तरफ के क्षेत्रफल को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। क्षेत्रफल को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। मैथ जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल टोटल कितना होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट के चारों तरफ का ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? एंगल समझते हैं ना, कोण। क्या मैम? एक ये पॉइंट है, ये गोलार्ध क्या है, ये जो ध्रुव है जो क्या है, एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है ना, ये पूरा सर्कल जिसको कंप्लीट सर्कल बोलते हैं, वो कितना एंगल का होता है, कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री, हाँ 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री होता है ना। तो देखिए 360 डिग्री, तो टोटल नंबर ऑफ जो देशांतर होता है ना, उसको हम कैसे निकालेंगे जो बता रहे हैं। जैसे देखिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हुआ ना, ये 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसी टाइप से 180 डिग्री तक जाता है, 180 डिग्री। तो ये तो पृथ्वी का फ्रंट सरफेस हो गया ना, आगे वाला जो आपको दिखाया जा रहा है। इसके पीछे भी तो है, एक जब गोला होता है तो गोला का आगे वाला भाग आपको दिखाया जाता है, इसको पीछे तो भी कुछ भाग होता है ना, सेम जो आगे आपको दिखाया जा रहा है सेम चीज वो पीछे होता है ना। तो ये देखिए ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री इस टाइप से दिखाते जाएंगे, तो जो ऐसे ही दिखाते चल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही पीछे तक चल जाएंगे। तो जो लास्ट होगा वो इसके जो पीछे इस लाइन के 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाला जो लाइन होगा उधर साइड, जिसको कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, है ना। ये 2D फिगर है ना, 3D फिगर में ना दिखाया जाएगा आपको पीछे वाला लाइन। 2D फिगर समझते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ आपको दिखाया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाएगा। 3D में आपको पीछे वाला चीजें भी दिखाई जाती है। तो ये तो 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें क्या आपको दिखा, पीछे वाला हम नहीं दिखा सकते हैं ना। तो आपको समझना है इस चीज को कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाला ऐसे ही कोई लाइन होगा, उसको 180 डिग्री लाइन बोलेंगे। मतलब कि पूर्वी गोलार्ध का जो एरिया होगा उसमें कितना रेखा होगा टोटल? 180 रेखा होगा ना। हाँ ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 इस टाइप से जेते जेते पीछे होगा ना 180, 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में। ये पूर्वी गोलार्ध का बात है, पूर्वी गोलार्ध में।
पूर्वी गोलार्ध, है ना। और इसी टाइप से पश्चिमी गोलार्ध में भी होगा। पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगा, वैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री ये था, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना। इस टाइप से जाते जाते पीछे भी तो होगा। और जो ये जो इसके पीछे वाला जो लाइन होगा, मीन्स कि 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 पश्चिमी गोलार्ध में, तो टोटल कितना हो गया। यहाँ पे तो कोई पॉइंट का चीज नहीं होता है कि पॉइंट है इसलिए वहां पे काउंट हम नहीं किए थे। अक्षांश रेखा जब हम बता रहे थे तो उत्तरी ध्रुव वाले और दक्षिणी ध्रुव वाले को अक्षांश को हम काउंट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि अक्षांश बचा कहाँ है, ये तो एक बिंदु हो गया, एक पॉइंट हो गया, तो इसको हम काउंट करके क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं था काउंट करने के लिए, इसलिए नहीं किए थे काउंट। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है नहीं ना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 180 डिग्री है जो ये रेखा है, और 0 डिग्री से जो इधर 180 डिग्री, ये सेम रेखा होगा ना। 0 डिग्री से 180 इधर और 0 डिग्री से 180 इधर, तो टोटल नंबर ऑफ देशांतर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ देशांतर रेखा कितना 360 हो गया ना। तो लिख लीजिए, पॉइंट दीजिए और लिखिए। पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं की कुल संख्या, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं की कुल संख्या, पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं की कुल संख्या 360 है। समझ गए ना, इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। हाँ समझ गया। हाँ तो समझ गए ये चीज। अब देखिए आपको टाइम का कैलकुलेशन बता देते हैं कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है। देखिए अभी ना बताएं आपको कि टोटल पृथ्वी पे टोटल नंबर ऑफ देशांतर रेखा कितना है, देशांतर रेखाएं की कुल संख्या कितना है, 360 है, 360 डिग्री है ना, है ना। और पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, रोटेट, पृथ्वी 2 तरह की गति शो करती है, पता है ना आपको, एक घूर्णन एक परिक्रमण। ये तो सबको पता है कि पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी है वो 2 तरह की गति शो करती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति करती है ना। घूर्णन गति, हाँ घूर्णन गति में क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये अपने अक्ष पे बस घूमते रहती है ना। जैसे कि देखिए ये चीज हम समझा देते हैं तब ये चीज समझ में आएगा आपको। जैसे ये हमारा सन है ना, इसे लाइट निकल रहा है, सन है ये, और पृथ्वी सन के चारों तरफ एक, है ना, वृत्ताकार पथ पे घूमती है ना, ये पथ है उसका, ये है ना, इसी रास्ते पे पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी ये है, मान लिए ये पृथ्वी है, ये घूम रही है, सन के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी घूमती है ना, जैसे ये अपने भी घूमती है और साथ में इसके साथ चारों ओर भी घूमती है, जैसे है ना, जैसे मान लिया कि ये पृथ्वी है, ये खुद भी घूम रही है और इसके चारों तरफ भी घूम रही है, अपने ऐसे ऐसे हो रही है और इसके चारों तरफ भी, मतलब एक साथ 2 तरह की गति कर रही है ना। एक तो ये अपने खुद घूम रही है ना, खुद घूम रही है, इस गति को बोला जाता है घूर्णन गति, और एक इसके चारों तरफ घूम रही है, इस गति को बोला जाता है परिक्रमण गति। जानते हैं ना इस चीज को? यस यस मैम। हाँ ये तो बेसिक चीजें हैं, ये सब जानता है। हाँ तो ये चीज आप जानते हैं। अब ये चीज जब जानते हैं आप, तो आपको पता होगा कि पृथ्वी एक घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है, एक बार अपने अक्ष पे कंप्लीट रोटेट करने में कितना टाइम लगता है। एक बार पृथ्वी अपने अक्ष पे पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कल, जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए फिर यहाँ आ गए, पूरा कंप्लीट एक सर्कल कर लिए, ऐसे एक चक्कर 24 आवर में लगाती है ना, 24 घंटा में। 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है ना। तो जब पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है, तो 24 घंटा में तो कितना देशांतर घूमती है, अभी बताया ना, पृथ्वी पे कितना देशांतर है, टोटल 360 देशांतर है।
है ना। तो हाँ। 24 आवर में वो कितना घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। 360 डिग्री अच्छा। घूम रही है ना, 360 डिग्री हाँ 24 आवर में, मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी बताइए, आप निकालिए कैलकुलेट करके। 1 1 मिनट घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? जब 24 घंटे में 360 घूम रही है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? निकालिए। ये आपका 15 हो गया। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी ना। यस हाँ, मैम। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो मतलब क्या है, 1 घंटे में ही 15 डिग्री घूम रही है ना। तो 1 हाँ। डिग्री को घूमने में, 1 डिग्री 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगेगा? टाइम अब हमको निकालना। 1 डिग्री घूमने में कितना? 1 डिग्री है ना, 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी? ये आपका 15 सेकंड। 4 मिनट। ओके। देखिए कैसे निकाले वो हम बता देते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना। यस मैम। और 60 हाँ से आप सही राइट। 15 डिवाइड करिएगा तो 4 आएगा, 4 यस मिनट मैम। आएगा यस ना। मैम। यस हाँ यस। हाँ। तो 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तब ना, जब 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगता है तो 360 डिग्री को घूमने में 24 आवर का टाइम लगता है ना, 24 घंटे का टाइम लगता है। ये समझ रहे हैं ना। यस मैम। तो ये सिर्फ चीज को लिख लीजिए कि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में, ये क्वेश्चन पूछ देता है 1 घंटा में कितना देशांतर पृथ्वी घूमती है, ये भी पूछ देता है। और 1 डिग्री को घूमने में कितना टाइम लगता है, ये भी पूछ देता है। हो गया मैम। हो गया ना। यस मैम। सोचिए 1 डिग्री घूम रही है, 1 डिग्री घूम रही है अर्थ, तो हमको 4 मिनट का टाइम लग रहा है ना। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है ना। ये चीज लिख लिया ना। और नीचे एक एरो Yes, दीजिए ma'am. और लिखिए दो देशांतर रेखाएं की अधिकतम दूरी, 2 देशांतर रेखाएं की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पे होती है। रेखा पर होती इसका है। वैल्यू जानते हैं? हाँ, इसका वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 111 111 किलोमीटर होता है ना। जो कि लिख लीजिए, जो कि 111 किलोमीटर होती है, जो कि 111 किलोमीटर होता है। 111 याद रखिएगा। 2 देशांतर रेखा के बीच का दूरी विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होती है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 111 है ना, 111 यस मैम। 111 किलोमीटर होता है। फिर उसके नीचे लिखिए 2 देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी को गोरे यूनिट में, गोरे यूनिट में मापा जाता है। 2 देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी को गोरे इकाई, यूनिट का हिंदी इकाई होता है, इकाई लिखिएगा। 2 देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी को गोरे इकाई में मापा जाता है। गोरे गोरा जो आदमी रहता है उसको बोला जाता है गोरे, ओके। है ना, गोरे। गोरे इकाई में मापा जाता है। हाँ, समझ गया ना। यस मैम। इतना तो लिख लिए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वो बताइएगा, हमको फिर कैसे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं या फिर नहीं।
ओके मैम। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है। अब ये जो बीच वाला जो रेखा था उसको हम 0 डिग्री मान लिए थे। इसके बाद वाली जो रेखा होगी इधर कहीं ऐसे ऐसे स्टेप से होगी। देखिए मेरा ड्राइंग सही नहीं है, मैं उस ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस समझ लीजिए। सही बात है भाई, मेरा ड्राइंग सही नहीं है, समझा देंगे हम सही से, मेरा ड्राइंग सही नहीं है। देखिए, अगर हम इसको हम बोले थे ना, इसको 0 डिग्री देशांतर है, यस मैम। ये 0 डिग्री देशांतर आप है। अपना लिंक थोड़ा डार्क कीजिए ना मैम। अच्छा, इंक डार्क करे, पता नहीं चल रहा है, फिर से करें? नहीं पता चल रहा है, नहीं ठीक है, लेकिन जब लास्ट में हम लोग वो वीडियो देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग वीडियो, तो उसमें थोड़ा सा धुंधला दिखता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये ब्लैक से लिखिएगा ना कितना तो टाइम डार्क हो गया? लगेगा। अभी तो 3 ब्लैक से है ना? 27 होना। हाँ हाँ 327। अच्छा ठीक है, अब कल से ही ना ब्लैक लाएंगे, अभी तक काम चला लीजिए आज तक, कल ओके से फिर ब्लैक कर देंगे, है ना? ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया ना। तो 0 डिग्री से अगर हम 1 डिग्री पे जाएंगे, अगर 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पे जाएंगे, मतलब एक देशांतर को क्रॉस करेंगे, तो 4 मिनट का टाइम लगेगा। इतना तो Yes, पता ma'am. चल गया है ना कि 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पे जाएंगे तो हमको 4 मिनट का टाइम देना पड़ेगा ना, पृथ्वी को देना पड़ेगा, है ना? 4 मिनट का टाइम देना पड़ेगा पृथ्वी को। तो ऐसे ही सोचिए कि हम 15 डिग्री जाएंगे, 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा ना। हाँ अब इसी पे आप सोचिए 1 आवर, है ना? इसी पे आप सोचिए कि कोई एक जगह है, बस एजम्पशन करिए, समझने का ट्राई करिए, उसके बाद खुद से खुद सब समझ में आ जाएगा। आप वो एजम्पशन करिए कि एक कोई जगह है ना, कोई एक्स, मान लिए कि कोई एक्स जगह है ना, एक्स जगह का नाम है ना, एक्स कोई जगह है, वो 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री देशांतर पे है ना। और कोई बाई जगह है, कोई बाई जगह का नाम है, वो 15 डिग्री देशांतर पे है, 15 डिग्री देशांतर पे है ना। एक्स है जो 0 डिग्री पे है और बाई है जो 15 डिग्री देशांतर पे है। तो अगर सेम टाइम में दोनों देखेगा, सेम टाइम दोनों देख रहा है, टाइम दोनों का मतलब दोनों कॉल पे बात कर रहा है ना। यहाँ पे कोई आदमी है ना, यहाँ पे कोई आदमी है, कोई यहाँ पे आदमी है, और सेम टाइम में दोनों बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो आदमी है वो इससे पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ कितना टाइम हुआ है, पूछेगा ना कि तुम्हारे यहाँ टाइम कितना हुआ है। तो ये बोले, ये जितना भी टाइम बोलेगा उससे 1 घंटा ज्यादा यहाँ हो रखेगा कि कम हो रखेगा, क्या हो रखेगा बताइए? ये ज्यादा होगा। किधर? इसमें ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इस इधर से इधर पृथ्वी का घूमने का दिशा देखिए क्या होता है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब के तरफ घूमती है ना, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से जब पूरब के तरफ घूमती है पृथ्वी, डायरेक्शन एकदम याद रखिएगा, है ना। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो सोचिए ये ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये वाला भाग पहले आएगा ना। यहाँ पे कहीं सन है उगा हुआ, यहाँ पे देखिए कहीं सन उगा हुआ है ना, सन से लाइट निकल रहा है। तो पृथ्वी घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये जो सन से लाइट आएगा, जो इसके पास मतलब सन के सामने जो एरिया आएगा वहां पे दिन होता जाएगा, और उसके पीछे जो एरिया जाएगा वहां पे रात होते जाएगा ना। ये तो समझ रहे हैं। सन के सामने का जो एरिया रहेगा, सूर्य के सामने का जो एरिया रहेगा, पृथ्वी के जो सामने वाला भाग रहेगा उस पे दिन होगा, और उसके पीछे वाला जो भाग होगा उस पे रात होगा। इतना तो पता है। अब देखिए कि यहाँ पे जो आदमी है वो सन से पहले, सन के नजदीक पहले ना आएगा, नजदीक नहीं, सन के सामने पहले आएगा ना, पहले आएगा। तो यहाँ पे दिन पहले हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दिन पहले हो जाएगा। और ये सन के सामने बाद में आएगा, तो यहाँ पे दिन बाद में होगा, 1 घंटे बाद होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक सूर्य के सामने आने में, यहाँ से यहाँ तक क्योंकि घूमना पड़ेगा ना पृथ्वी को सूर्य के सामने आने में। तो अगर यहाँ पे अगर 7 बज गया है, 7 o'clock, 7 AM मतलब 7 बजे सुबह है, तो यहाँ उस टाइम क्या होगा? 6 बजे सुबह होगा ना, 6 AM होगा।
6 AM होगा, यहाँ पे 7 AM है तो यहाँ पे 6 AM होगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पे 7 1 घंटा पहले चलेगा है ना, 1 घंटा क्या होगा पीछे चलेगा, इससे पीछे चलेगा ना, क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना सूरज, ये पृथ्वी सन के सामने, तो यहाँ पे जल्दी सन का लाइट पहुंचेगा ना। समझ रहे हैं ना? सन का लाइट, सूर्य का जो लाइट है, सन लाइट यहाँ पे जल्दी पहुंचेगा, 1 घंटे बाद यहाँ पे पहुंचेगा, है ना। यहाँ पे जितना लाइट अगर 7 बजे है, उतना लाइट यहाँ पे आने में इसके पास 1 घंटे का वक्त देना पड़ेगा इसको, तब इतना लाइट आएगा इसके पास, है ना। तब ना 1 घंटे में 15 डिग्री या 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाएगी, तब ना उतना लाइट इसके पास, तब इसके सामने आएगा। ये चीज समझ रहे हैं? यस मैम। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि टाइम का वेरिएशन कैसे कैसे होता है, ये पता करना। जब अगर क्वेश्चन क्या दे देता है ना, कि दे देता है कि जैसे दे देगा कि इतना डिग्री जैसे दे देगा कि 15 डिग्री पूर्वी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश कहेगा तो पूर्वी देशांतर कहेगा तो आप समझ लेंगे ना कि 0 डिग्री से पूरब है ना। तो 0 डिग्री से जो चीजें पूरब होती है वो सूर्य के सामने पहले नजदीक में आती है, वहां पे टाइम आगे निकलेगा। 0 डिग्री से, जैसे ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से बाद वाला होगा, उसमें टाइम क्या करेंगे, ऐड होगा, है ना, प्लस में होगा। और 0 डिग्री से बाद वाला जो होगा है ना, पश्चिम साइड में होगा, उसमें टाइम क्या होगा, घटेगा ना। जैसे 0 डिग्री से हम 1 डिग्री जाएंगे तो, हाँ 0 डिग्री से हम 1 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर 0 डिग्री पे अगर 1 बज गया है, 1 o'clock हुआ है ना, तो अगर 1 डिग्री पे जाएंगे तो कितना होगा, 1:04 हो जाएगा, है ना। 2 डिग्री पे जाएंगे तो 1:08, 3 डिग्री पे जाएंगे तो 1:04 ऐड करते जाएंगे, है ना। 12 मिनट होगा, फिर 16 मिनट होगा, मतलब बढ़ते जाएगा टाइम। लेकिन इसके जस्ट पीछे जाएंगे, 0 डिग्री से वेस्ट जाएंगे, वेस्ट के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अगर 0 डिग्री पे 1 बजा है तो 0 डिग्री से 1 डिग्री पहले, 0 डिग्री से 1 डिग्री पीछे, मतलब आगे नहीं पीछे, तो वहां पे 4 मिनट हमको घटाना पड़ेगा ना। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको घटाते जाएंगे ना, 4 मिनट घटाते जाएंगे इधर टाइम, और इधर आगे जब जाएंगे तो हर 1 डिग्री पे हमको 4 मिनट टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लिख लीजिए 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पूरब के तरफ जाने पर टाइम ऐड होता है, टाइम जुड़ता है ना, टाइम जुड़ता है। और 0 डिग्री से या बढ़ता है, लिख लीजिए, बढ़ता है या जुड़ता है, कुछ भी लिख लीजिए, टाइम बढ़ता है ना। 0 डिग्री से पूरब के तरफ जाने पर, है ना, टाइम बढ़ता है, और 0 डिग्री से पश्चिम के तरफ जाने पर टाइम क्या होता है, घटता है ना। यस मैम। तो कोई भी जगह का देखिए, टाइम पूछा एग्जाम में, टाइम कैसे पूछा जाता है, तो लोकेशन दे देगा, है ना, 2 जगह का लोकेशन दे देगा और पूछेगा दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, तो आप इजिली 2 जगह का नाम, एगो दे देगा 15 डिग्री पूर्वी है, एगो दे देगा 15 डिग्री पश्चिमी है, तो दोनों का आप देखिएगा ना कि 0 डिग्री से 15 डिग्री है, 0 डिग्री से 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का जब अंतर हो गया तो टाइम कितना डिफरेंस होगा, डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री में कितना लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उसी टाइप से हो जाएगा। हाँ, तो आप खुद बताया ना कि बस थोड़ा सा पकड़ना है, उसका अपने निकालने आप लग जाइएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। जो रेफरेंस देके पूछता है ना, हमेशा रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, और रेफरेंस वहां दे देता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक डिग्री को पूछता है क्या, यूपीएससी में पूछ देता है कभी कभी कि ये क्वेश्चन फिक्स रहता है इसमें ना, ये आपका पीटी में पूछ देगा। हाँ, तो 1-2 दीजिए ना, जैसे आपको याद होगा, जैसे कि ट्राई कर लीजिए, देखिए अच्छा हम लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। तो आप बना लीजिएगा, आप क्यों नहीं बनाइएगा।
इतना अच्छा से बताएं तो बनेगा नहीं तो बना नहीं लीजिएगा। हाँ। देख लीजिएगा पेटी वाला क्वेश्चन उठा के बन जाएगा। ओके पूछता है सब क्वेश्चन। आप लोग के पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ना, क्वेश्चन बैंक। हाँ 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 तो पीछे वाला क्वेश्चन देखा करिए, तब ना पता चलेगा कि टीचर आपको क्या बता रहा है, क्या मतलब चीजें सही है क्या गलत है ना। पढ़ना तो बहुत कुछ है लेकिन रिलेवेंट चीजें पढ़ना होता है ना, कि जो Yes. चीजें जरूरी है, जो चीजें आती है एग्जाम में। बीपीएससी में भी सब क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी में देखिए इतना हार्ड तक नहीं जाता है। बीपीएससी में क्या जाता है, ये पूछता है कि 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे करके पूछ देता है। तो आपका 1 डिग्री पता रहेगा तो उसको 15 डिग्री भी पता हो जाएगा, 20 डिग्री भी पता हो जाएगा। ये सब पूछ देता है पीटी में, खासकर छोटा छोटा क्वेश्चन। बीपीएससी उतना हार्ड थोड़े, ये ना हार्ड है, यूपीएससी वाला बहुत अंदर तक जाके पूछता है। ये सब चीजें क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा, आता है क्वेश्चन, समझ गए ना। यस मैम यस मैम। अब ये तो डेट के बारे में, ये तो टाइम के बारे में जान गया ना, कि टाइम Yeah. कैसे वेरी हुआ, कैसे कैसे टाइम वेरी। अब डेट भी वेरी होता है ना, टाइम के साथ साथ डेट भी तो वेरी होता है, समझ रहे हैं। डेट कैसे वेरी होता है वो समझाएंगे। जैसे ये रेखा को, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके पीछे जो रेखा है वो 180 डिग्री रेखा है। इस रेखा के जस्ट पीछे वाले रेखा 180 डिग्री रेखा है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना, उससे क्या होता है ना, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। और इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है। लिख लीजिए, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। जैसे कि विषुवत 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बताया था ना, विषुवत रेखा प्लस भूमध्य रेखा, वैसे ही इसको 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया ना। अब लिखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लिखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। हाँ, हेडिंग दीजिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा तिथि रेखा, तिथि तिथि, हाँ तिथि। डेट डेट, जिसको इंग्लिश में डेट बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन इंग्लिश में होता है, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए लिखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। हो गया मैम, ये रेखा कहते हैं। लिखिए, लिख लिए ना। लिखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 180, हाँ है ना, 180 डिग्री देशांतर रेखा लिखिए पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में, कुछ पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध के लिए एक ही रेखा होती है। बताया ना 0 डिग्री के जस्ट जो पीछे वाली रेखा है। तो अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते हम 180 डिग्री जाएंगे, तो जो 180 डिग्री जो है रेखा होगी, और यहाँ से भी जाएंगे ऐसे, तो 180 डिग्री जो रेखा होगी वो सेम रेखा होगी ना, पीछे होगी जो, उसी को तो बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, समझे ना। तो सेम रेखा होती है।
अब हम कल बताते हैं आपको कि तिथि कैसे कैसे वेरी होता है, डेट कैसे कैसे वेरी होता है, अब कल पढ़ाएंगे। हम भी अब थक चुके हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, बाय मैम। ठीक है, बाय बाय। बाय। ठीक है, आप लोग कल आइए, है ना, कल ऐड होइए, फिर कल पढ़ाते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।